लोकसभा के बजट सत्र के दौरान एक मौका ऐसा भी आया जब सरकार पर विपक्ष की ओर से सवालों की बौछार होने लगी। ये सवाल सरकार के मंत्री राजीव प्रताप रूडी से पूछे जा रहे थे। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट मंत्रालय देख रहे रूडी से स्किल डेवलपमेंट और रोजगार को लेकर विपक्ष सवाल पूछ रहा था और रूडी भी आंकड़ों के साथ सारे सवालों का जवाब दे रहे थे। यस मिनिस्टर। सभा पटल पर रखा गया। अध्यक्ष जी, मुझे बहुत बहुत धन्यवाद, आपने ये सवाल पूछने का मुझे मौका दिया। अध्यक्ष जी, जो सरकार का जो जवाब था, उस जवाब में सरकार ने ये कहा है कि नाइट शेल्टर के लिए अभी कोई उनके पास प्रोविजन नहीं है। लेकिन अध्यक्ष जी, जब ये सरकार सत्ता में आई थी तो हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात सरकार के द्वारा हुई थी और रूडी जी के मिनिस्ट्री में, ये मिनिस्ट्री का जब पिछले साल जब गठन हुआ था तब जो डिस्कशन हुआ था, उस डिस्कशन में अध्यक्ष जी मनरेगा के लिए जो अनस्किल वर्क फोर्स है उसके लिए तो 48,000 करोड़ का सरकार ने प्रोविजन इस साल रखा है, लेकिन स्किल वर्क फोर्स के लिए सिर्फ 2900 करोड़ का प्रोविजन प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के लिए है। तो मेरा आपके माध्यम से सरकार से ये सवाल है कि पिछले साल आपने 20,59,000 लोगों को 69,000 लोगों को प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत ट्रेन किया और आपके सर्कुलर के अनुसार 70% लोगों को आप रोजगार देने वाले थे, लेकिन उसमें से सिर्फ आपकी फिगर यह है कि 2,36,000 लोगों को आपने रोजगार दिया है। तो इसका मतलब यह है कि अगर हर साल सिर्फ 2 लाख लोगों को आप रोजगार दोगे तो आपका जो 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा था वो कहीं न कहीं फेल हुआ है। तो क्या सरकार मानती है कि रोजगार निर्मित में कहीं न कहीं सरकार की ये विफलता रही? महोदया, ये 3-4 सवालों को उन्होंने एक ही प्रश्न में डाल दिया। इनका मूल प्रश्न शेल्टर होम्स के बारे में था और वहाँ किसी प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है या नहीं। मूलतः ये सवाल सोशल वेलफेयर सेक्टर का है जिसमें शेल्टर होम्स होते हैं और अभी तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है जो इस प्रकार के शेल्टर होम्स बेसिकली दिल्ली और बड़े शहरों में जो मौसम के कारण उनको वहाँ रखा जाता है और रात को वो आश्रय लेने आते हैं और उनको प्रशिक्षण दिया जाए, इस प्रकार का अभी तक हमारे मंत्रालय में कोई प्रावधान ऐसा नहीं है। इसके अतिरिक्त उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत 70% नौकरी देना है। शायद इस पूरे योजना के परिभाषा में मैं बताना चाहूँगा, जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत जो प्रशिक्षण का काम चल रहा है, इसमें पहले जो योजना थी उसमें कोई मानक नहीं दिया गया था कि ये जो बच्चे ट्रेन होके जाते हैं उन्हें कंपलसरी रूप से एम्प्लॉयमेंट भी लेना है। हम लोगों ने अब, क्योंकि ये 100% ग्रांट स्कीम है और वैसे लोगों के लिए है जो या तो ड्रॉप आउट हैं, देहात में हैं, गरीब हैं, और उन क्षेत्रों में ऐसे केंद्रों की स्थापना करके उनको प्रशिक्षण दे करके रोजगार के दरवाजे तक पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त करना है। और मूल रूप से जब ऐसे बच्चों के बारे में बात करते हैं तो वो बच्चे वैसे हैं जो एंट्री लेवल, जिनके गांव देहात में रहने पर 2,000-3,000 की भी आमदनी नहीं हो, उनको थोड़ा प्रशिक्षण दे करके एंट्री लेवल जॉब तक पहुंचाना है। और इसलिए हम लोगों ने इस मानक को कंफर्म कर दिया है कि अगर 100 बच्चे कहीं किसी संस्था में प्रशिक्षित हो रहे हैं इस योजना के तहत, तो 70% को एम्प्लॉयमेंट की परिभाषा हम लोगों ने 3 कर दी है। या तो वो जो प्रशिक्षण केंद्र है या प्रशिक्षणार्थी है वो उनको रोजगार के दरवाजे तक पहुंचाए, जो डेली वेजेस पर भी हो सकता है, पारिश्रमिक पर भी हो सकता है, और या फिर उसको हम लोग, ये बच्चा जो बेसिक कोर्स करके निकलता है उसको अप्रेंटिसशिप के रूप में, अगर वो इंडस्ट्री में कहीं जाके काम करता है तो उसको भी हम लोग एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी मानते हैं। और तीसरा है कि ऐसा बच्चा जो प्रशिक्षित होता है, अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, यानी कि अगर कोई बच्ची अगर ब्यूटिशियन का कोर्स करती है या कोई इलेक्ट्रिशियन का कोर्स करता है और वो अपने लिए स्नाइडर का 50,000 रुपए का किट बैंक से लोन में ले लेता है और अपना काम शुरू करना चाहता है, तो उसे भी हम एम्प्लॉयमेंट का दर्ज मानते हैं। आपने सिर्फ ये जो 2 लाख के आंकड़े दिए हैं, ये हमारे एक योजना के तहत है, पूरी सरकार की योजनाओं का आंकड़ा यहाँ से नहीं। हमारे जिस प्रकार से हमारा सकल घरेलू उत्पाद बढ़ रहा है, जिस प्रकार से औद्योगिकरण बढ़ रहा है, जिस प्रकार से फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रहा है, इससे जो वातावरण उत्पन्न हो रहा है, आपको मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आज भी इस देश में एंट्री लेवल जॉब्स की बड़ी आवश्यकता है। और मेरा अपना अनुभव है कि पिछले 6 माह में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में लगभग 14 स्थानों पर हम लोगों ने कैंप्स लगाए, जहां लगभग 92,000 बच्चों का फुटफॉल हुआ और वहां बिना जो सामान्य रूप से समाज में प्रशिक्षित थे उनको हम लोगों ने लगभग 12,000 नौजवानों को उनके स्थान पर एंट्री लेवल जॉब्स का एम्प्लॉयमेंट लेटर दिया। तो आज भी देश में एंट्री लेवल जॉब्स के लिए, जो नीचे स्तर पर होता है, जो
जो फैक्ट्रियों में उपयोग हो, जो सर्विसेज सेक्टर में उपयोग हो, आज भी बहुत बड़े पैमाने पर जॉब है और उसके तरफ हम अपने प्रशिक्षण करके इन बच्चों को आगे ले जा रहे हैं। इसलिए आपने 3-4 सवालों को एक जगह कर दिया। कई स्थानों पर रोजगार है, तो आपने एक वर्टिकल, एक मंत्रालय की एक स्कीम पर जोड़ा है। ये सच नहीं है, आज भी इस देश में बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन हो रहा है और बच्चों को रोजगार मिल रहा है। सेकंड सप्लीमेंट्री। अध्यक्ष जी, स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के जो मंत्री है राजीव रूडी जी कितने स्किल्ड है ये हम सब ने अभी देखा कि कम बजट होने के बावजूद भी वो बात रख रहे हैं। मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में अध्यक्ष जी यहाँ पर सवाल है। सवाल ये है कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी 3 डिस्ट्रिक्ट की है, यवतमाल, हिंगोली और नांदेड़। इसमें प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र की स्थापना मंत्री जी क्या जल्दी करेंगे, इस बारे में सदन को पूछा होगा। महोदय, इस पूरे स्ट्रक्चर में जो स्किलिंग का था, क्षमा कीजिए, देश में लगभग 30-35 हजार संस्थाएं और विशेष करके एनजीओज किसी न किसी कार्यक्रम में स्किलिंग का काम कर रहे थे। और जब ये मंत्रालय का गठन हुआ तो सबसे बड़े हमारे लिए जो चुनौती था कि आखिर में गुणवत्ता के साथ स्किलिंग का काम और रोजगार तक पहुंचाने के लिए क्या किया जाए। और इसके कारण अभी भी माननीय सांसदों के दिमाग में जो बात है स्किलिंग के बारे में, देश में स्किल कोई बहुत उस पूरे व्यवस्था में जो काम किया जा रहा था उसमें एकरूपता नहीं थी। इसलिए हम लोगों ने तय किया कि अब जो कुछ भी हो वो गुणवत्ता के साथ हो और उसके लिए हम लोगों ने पहले बेंचमार्क स्थापित करने का कोशिश किया, क्योंकि अभी तक औपचारिक स्तर पर जो स्किलिंग का काम होता था वो आईटीआईज में होता था, लॉन्ग ड्यूरेशन स्किलिंग का काम। जो शॉर्ट टर्म स्किलिंग का कोर्सेज था उसके बारे में मान्यता या उस प्रकार की व्यवस्था कम थी और इसीलिए सबको ये समझ में आए कि स्किलिंग किस प्रकार से हो, तो हम लोगों ने प्रधानमंत्री कौशल केंद्र की कल्पना की, जो माननीय सांसदों के क्षेत्र में स्थापित करने की बात हमने पहले भी सदन में किया है। अभी हम लोगों ने लगभग 400 स्थानों का चयन किया है। 400 स्थान में लगभग 400 स्थानों में लगभग अभी 100 स्थानों पर हम स्थापित कर पाए हैं। 60 स्थानों पर उद्घाटन भी हुआ है और कई माननीय सांसदों ने जाके उसका उद्घाटन भी किया है। अगले 1 माह के भीतर हम 40 और केंद्र करेंगे, क्योंकि ये अभी तक वैसी बड़ी संस्थाएं, क्योंकि ये फिलैंथ्रोपिक काम के रूप में नहीं है, इसमें हम लोगों को जो काम कराना है गुणवत्ता के साथ करना है। एक हब हो जाए जिला में जहां इस प्रकार के प्रशिक्षण माननीय सांसद देख सके और इसके छोटे छोटे स्पोक्स विभिन्न योजनाओं के पूरे जिला में फैल सके। हम कोशिश कर रहे हैं और ये प्रयास है कि अगले 6 माह के भीतर कम से कम 250 स्थानों पर संसदीय क्षेत्र के भीतर करें। मैं माननीय सांसदों से ये भी आग्रह करूंगा कि हम लोगों ने जो ट्रेनिंग पार्टनर्स हैं वो गुणवत्ता के साथ चुने हैं। हम उनसे लगातार ये कह रहे हैं कि माननीय सांसदों को उसमें उनके साथ जोड़ना, उनको कॉन्फिडेंस में लेना, साइट सिलेक्शन करना और जो ट्रेनिंग का काम हो उसके साथ उनको जोड़ना है। इसलिए हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें अभी भी कमी है जिसको हम पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू। श्री धनंजय महाडिक, शॉर्ट क्वेश्चन एंड शॉर्ट आंसर बोथ आर एक्सपेक्टेड। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं मंत्री जी का और सरकार का अभिनंदन करना चाहूंगा कि स्किल डेवलपमेंट में बहुत अच्छा और बड़ा काम हो रहा है। हमारे देश की तुलना अगर अन्य देशों से की जाए तो स्किल डेवलपमेंट में हमारे देश में वर्क फोर्स सिर्फ 2 या 3% है सर, और अन्य देशों में जैसे जापान और यूरोप में 15% है, चाइना में तो 30% के करीब है। तो हम ये कब तक ये रास्ता हम तय कर पाएंगे, क्योंकि इंडस्ट्री की स्थिति अभी ऐसी है सर कि स्पेशली महाराष्ट्र या मेरे डिस्ट्रिक्ट कोल्हापुर की अगर बात करेंगे तो स्किल्ड स्टाफ न होने के, वर्कर न होने की वजह से कई सारी इंडस्ट्रियां बंद हो रही है और दूसरी तरफ हम देखेंगे तो बेरोजगारी बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ रही है। हमारा स्पेसिफिक क्वेश्चन था नाइट शेल्टर में हम ट्रेनिंग हमें देना चाहिए। आपने उसमें जवाब में कह दिया है कि आप ऐसी कोई प्रोविजन या अभी कोई मानस आपका नहीं है। तो मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहूंगा या जानना चाहूंगा कि ये मानक हमें तय करने में कितने साल लगेंगे। आपने अभी बोला बजट कम है, फिर भी ये बेरोजगारी और इंडस्ट्री, इसका अगर इसको मैच करना है, स्किल इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया है, मेक इन इंडिया, कई सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, तो इसमें अगर इंडस्ट्री को बढ़ावा देना है तो स्किल स्टाफ की और स्किल्स फोर्स की जरूरत है। तो हम कैसे इसको कोप अप कर पाएंगे, मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और इसीलिए क्योंकि इंडस्ट्री हमेशा ये कंप्लेन करती है कि हमें बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं चाहिए, हमें वैसे लोग चाहिए जो इस काम के लिए हमें जिसकी जरूरत है वैसे प्रशिक्षित व्यक्ति मिले। और ये कठिन काम था और इसीलिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के माध्यम से सेक्टर स्किल काउंसिल्स बनाए गए, जहां इंडस्ट्री खुद तय करता है कि किस जॉब के लिए किस प्रकार के गुणवत्ता के साथ, किस प्रकार के ट्रेनिंग के साथ हमें प्रशिक्षित व्यक्ति चाहिए। और ये शॉर्ट टर्म स्किलिंग का बड़ा स्वरूप तैयार किया गया है और इसमें हम आस्ते आस्ते बढ़ रहे हैं महोदय। और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में स्किल इकोसिस्टम
हर गांव तक पहुंच सकेगा, हर पंचायत तक पहुंच सकेगा। अभी हम केंद्रित है, राष्ट्रीय स्तर पर हम लोगों ने पूरे मानक स्थापित कर दिए। अब जिलाओं में बढ़ रहे हैं, जिलाओं से पंचायत और ब्लॉक से पंचायत तक बढ़ने का हम पूरी तरह से प्रयास करेंगे। रामचरित्र निषाद, हम पिलर से पीड़ित हैं, हम यहाँ से बोलना चाहेंगे। बोलो ना। मैडम, अभी पिलर वालों को अनुज्ञा है कि इधर से इधर थोड़ा हो चलिए, सकता है। धन्यवाद। जी। मैडम, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ, मेरा नाम है रामचरित निषाद, मेरी लोकसभा का मछली शहर और पूरे हिंदुस्तान में मछली फिशरमैन समाज के लिए आज 20 करोड़ की आबादी है पूरे देश में। मेरी लोकसभा से सटा प्रधानमंत्री की भी लोकसभा है जो वहां 3.5 लाख फिशरमैन है। अभी तक फिशरमैन पूरे अपने पारंपरिक तरीके से फिशिंग का काम करते थे। हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, क्या अपनी सरकार में उनको कोई नई ट्रेनिंग देने की कोई योजना है? और माननीय मंत्री जी बड़ा दिल करके इस समाज को भी कुछ काम करने की कोशिश करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। महोदया, देखिए, ये कोई सामान्य सवाल नहीं है। माननीय सांसद का ये सवाल, इसमें बहुत दम है मैम। और अगर माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस मंत्रालय की स्थापना की है तो ऐसे ही सवालों के उत्तर देने के लिए इस मंत्रालय की स्थापना की है। और महोदया, आज तक मछली, चाहे वो नदियों में मछली मारते हो या समुद्र में या ट्रॉलर पर जाते हैं, इनकी कोई औपचारिक प्रशिक्षण नहीं होती। ये खानदानी तौर पर परिवार में ये सीखते हैं कि मछली मारने का तरीका। हम लोगों ने अपने सेक्टर स्किल काउंसिल के तहत 10 ऐसे क्यूपीज का स्थापना किया जिसमें किस गुणवत्ता के साथ मछली मारने के तमाम प्रक्रियाओं को, और किस तरह से वो नाव पर जाएगा, किस प्रकार से नाव पर अपनी सुरक्षा करेगा। नहीं, इसमें महोदया, ये सब हम लोगों ने सिस्टम बना दिया। अब मुझे सबसे बड़ी चुनौती है कि आखिर इस समाज को प्रशिक्षण देने के लिए और उस बात को पढ़ाने के लिए जो वो तैयार करके लाए हैं, हमारे पास लोग नहीं है। पहले ऐसे प्रशिक्षण देने वाले लोगों को, जो वैसे मछुआरे जो पढ़े लिखे भी हैं और इन सब चीजों को समझते हैं। हमारे यहाँ वाइजैक के सांसद है, बैठे हुए हैं, वो उनका पहले ट्रॉलर का व्यवसाय था, वो पूरा का पूरा बंद हो चुका है। इनके यहाँ समुद्र में जाकर के जो लोग मछुआरे जाकर के काम, जो मछलियां मार के लाते हैं, उसको मार के लाना, किन मछलियों को पकड़ के रखना, किसको समुद्र में वापस डाल देना, वापस ला करके उसको फिर किस प्रकार से आइसिंग में करना, फिर उसकी ये व्यवस्था, क्षमा कीजिए, ये काम तो देश जब आजाद हुआ तब से शुरू होना चाहिए था। आज ये सभी सवालों का उत्तर मुझसे पूछ करके एक बड़ी जिम्मेवारी है। लेकिन एक एक क्षेत्र में और हर सांसद के क्षेत्र में इस प्रकार के हैं। हम लोगों ने आपके यहाँ, अगर आपके पास कोई है तो स्पेशल प्रोजेक्ट्स भी हम लोगों ने अपने पैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। और एक बात मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि स्किल में अब कोई पैसे का अभाव नहीं है। इसलिए ये ना कहें, सिर्फ योजना कैसे कार्यान्वित हो, योजना की गुणवत्ता हो और योजना करने की शैली हो, वो सब तय करना है। और ये बहुत, लगभग हर मंत्रालय में मेरा मंत्रालय है महोदय, हर काम में मेरा मंत्रालय है। इसलिए मैं हर मंत्रालय से मिलकर के, और कृषि मंत्रालय मुझे लगता है कि मछली पालन का मूल विषय, लेकिन हम लोगों ने क्यूपी बनाया है और आपने ये विषय उठाया है। मैं निश्चित रूप से देश के मछुआरों को इस सदन से कहना चाहूंगा कि आपके लिए भी आपके स्तर के प्रशिक्षण का, और सरकार निःशुल्क प्रशिक्षण ऐसे गरीब मछुआरों के लिए करेगी। ये हमारी सरकार का संकल्प है, हम इस काम को पूरा करेंगे। YV सुब्बा रेड्डी जी। Thank you, ma'am. Sir, I am thankful to the Honorable Minister for sanctioning Skill Development Center at Ongole, Andhra Pradesh, relating to only non-technical skills, hospitality, retail and housekeeping. The Skill Development Center now is playing very important role, not only in providing skills to the people, but also helps in getting employment and setting up the small units also, sir. But in turn provide employment to others also. My supplementary to the Honorable Ministry is there is a need to include more sectors, especially technical skills like IT, ITS, paramedical courses and diploma holders training in the present skill development center. When he will, Honorable Minister will consider to include these sectors, and also to we require support to the providing boarding facility to the students and employed youth, sir. This one, I want a clear answer. I am very thankful to the Honorable Minister. He is from the state of Andhra Pradesh, from the constituency called Ongole. He has himself, I do not know, but he has said that a center has been established, and there are 2 trades in which training is going on, and he has also admitted that these boys are being taken for employment. So there is some proof that this scheme has taken off, and we have to do.
but he wants that more number of such schemes should be gone. It's the capacity of the training partner who has to do it, whether he is able to mobilize more children to the center, and whether he has the facility and the trainers to have more people to train them. So this is one case example of Ongole. And the other aspect they said, it's absolutely true that after some point of time, the catchment area of a particular center will dry up. So it is very important to have some residential facilities. We are exploring, and I've asked my ministry to examine the possibility of setting up hostels for all these children who come there, and poor children who come there who could be trained. So hostel facility and these Pradhan Mantri Kaushal Kendra which are being established would become a hub of short-term skilling of credibility which would be under the supervision of the members of parliament. Yes. And we will give every possible support to these PMKKs who are functioning good. And from the hub we'll try to establish spokes so that integration takes place and monitoring can also take place under the supervision of honorable members of parliament. नारायण भाई कछाड़िया जी। बहुत बहुत धन्यवाद महोदया। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को और सरकार को बहुत बहुत बधाई भी देता हूं और माननीय मंत्री जी को संज्ञान में लाना चाहूंगा कि कौशल विकास मंत्रालय के अधीन कार्यरत क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया और प्रशिक्षण निर्देशालय डीजीटी प्राइवेट ITI संस्थानों को मान्यता देने हेतु अपने जिम्मेदारियों को एक दूसरे पर मढ़ने का कार्य कर रहे हैं, जिसके कारण देश के विभिन्न हिस्सों में प्राइवेट ITI के स्थापना हेतु दिए गए आवेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, जिससे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो देश को कौशल भारत बनाने की योजना को प्रभावित कर रही है। अंत में मैं माननीय मंत्री जी महोदय से जानना चाहूंगा कि देश में प्राइवेट ITI के स्थापना हेतु कितने आवेदन QCI में लंबित है और इन लंबित मामलों को निस्तांतरण हेतु सरकार को कितना समय लगेगा? ये महत्वपूर्ण सवाल है मैम। और जो ITIs माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर जो पूरे ITIs आज लेबर मिनिस्ट्री से निकाल करके स्किल मिनिस्ट्री में दिया गया और उन्होंने एक संस्था की जिक्र की है जिसका नाम है QCI। वो भी सरकार की ही एक संस्था है और एक दूसरे मंत्रालय में है जिसको क्वालिटी एक्रेडिशन का काम करना पड़ता है। उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। माननीय सांसद खुद जानते होंगे कि कितनी किस गुणवत्ता के साथ कितने काम करते हैं और इस पर मैं घोर अध्ययन कर रहा हूं और मैं अपने कलीग मिनिस्टर से भी आग्रह करूंगा कि QCI के फंक्शनिंग पर थोड़ी निगरानी रखी जाए, क्योंकि बहुत सारे आरोप निकल के आ रहे हैं और वो संस्था हमारे अधीनस्थ नहीं है, लेकिन हम उसका रास्ता निकालने का प्रयास कर रहे हैं। जहां तक इन्होंने कहा कि QCI के कारण कई सारे ITIs के एप्लीकेशंस पेंडिंग है, कई सारे ITIs कोर्ट में चले गए हैं क्योंकि हमारे बिहार के सांसद हैं, उत्तर प्रदेश के सांसद हैं, राजस्थान के सांसद हैं। महोदया, कहीं न कहीं ITIs जो इस देश में 1956 से इस देश में स्किलिंग का मेन कोर्स था, उसके गुणवत्ता में गिरावट हुई है। हमारे यहाँ आटा चक्की के पीछे, किसी गौशाला के शेड में, किसी अस्पताल के पीछे के प्रांगण में 4 एस्बेस्टॉस का कमरा डाल करके ITI इस देश में, और एक एक शहर में 200 ITI खुले। पता नहीं कैसे उनको अनुमति मिली, कहां गुणवत्ता है। एक कैंपस में 2 गया के एक स्थान पर जब हमने जांच कराया, एक कैंपस में 2 ITI का लाइसेंस था, एक ITI उसमें था ही नहीं और नंबर्स उसके दिए जा रहे थे कि इतने बच्चों का प्रशिक्षण हो रहा है। हम लोग ITIs का प्रशिक्षण परीक्षा को ऑनलाइन करने जा रहे हैं। और सदन के जानकारी के लिए कि अब आने वाले दिनों में जो ITI खुलेंगे वो सेंट्रल स्कूल और देश के गुणवत्ता वाले प्रशिक्षण केंद्र के रूप में खुलेंगे, उसमें कहीं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। एक बड़ा निर्णय देश के सामने, मिनिस्ट्री ऑफ HRD ने 23 लाख बच्चे ITI से पास आउट करते थे और 23 लाख बच्चे, मैडम पूरा देश को सुनना चाहिए, 23 लाख बच्चे जो पास करते थे उनको मैट्रिक का 10वीं का इक्विवेलेंट नहीं दिया जाता था, 12वीं का इक्विवेलेंट नहीं दिया जाता था। वो इसलिए नहीं था क्योंकि उनके लिए आज तक प्रावधान नहीं किया। सिर्फ गुजरात में उनको लोकल पैमाने पर मैट्रिकुलेशन और +2 का अब हम निर्णय लेने वाले हैं कि CBSE के तर्ज पर, ICSE के तर्ज पर केंद्रीय विद्यालय में जो गुणवत्ता के साथ जो +2 और 10th का कोर्स होता है, NCVT के लिए ITI विद्यालयों के लिए भी पूरे भारतवर्ष में एक बोर्ड होगा जो उनको 10वीं और 12वीं के क्लास के इक्विवेलेंट में उनको सर्टिफिकेट देगा। और ये नीतिगत निर्णय हम शीघ्र लेने वाले हैं, जो ऐतिहासिक फैसला होगा कि ITI से पास करने वाला बच्चा को भी 10वीं का इक्विवेलेंट का सर्टिफिकेट हो। वो हमारा बोर्ड होगा, हम अपने बोर्ड से, HRD मंत्रालय सहमत हो गई, हम अपने बोर्ड से उसका सर्टिफिकेट देंगे ताकि वो अगर +2 भी करता है तो +2 का इक्विवेलेंस हो और उसके बाद BSc MSc कहीं भी जाना चाहे वो पढ़ाई कर सके। NMF न्यूज की रिपोर्ट।